नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि बरसों पहले किसी मेले में बिछड़ गए थे, अब मिले हैं तो ऐसा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, मुस्कुरा कर चल रहे हैं। आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे तो यकीन जानिए अख्तर उल ईमान की जबान पर कोई ताला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी अख्तर उल ईमान को नहीं कहेगा जैसा मौलाना से कहा गया। मौलाना से कहा गया था कि आइए मत। मौलाना ने कहा बोलना भी नहीं, तो बोले नहीं बोलना भी नहीं। फिर मौलाना ने पूछा कि लोग पूछेंगे सीमांचल के कि शरीयत का मसला आया क्या हुआ, तो कांग्रेस ने कहा मौलाना कह देना कि दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सामने मजलिस जो एक नुस्खा पेश कर रही है, एक फार्मूला पेश कर रही है, जिसका जिक्र हमारे सदर अख्तर उल ईमान साहब ने आपके सामने रखा कि हिंदुस्तान के संविधान में धारा 371 है, जिसके तहत हम सीमांचल में खुशहाली ला सकते हैं, जिसके तहत हम सीमांचल में हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल का इंतजाम कर सकते हैं, जिसके तहत हम यहाँ पर मुकामी नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं। धारा 371 के तहत हम यहाँ पर एक डेवलपमेंट काउंसिल बना सकते हैं। मेरे भाई, कल तक आपने वोट दिया और जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसका मुख्यमंत्री तो बन गया, वो पटना में बैठ गया, मगर सीमांचल की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। हिंदुस्तान के संविधान की दफा 371 के तहत हम ये चाहते हैं, मैंने पार्लियामेंट में इसका बिल बनाकर, अब 18 तारीख से पार्लियामेंट है, 371 की धारा के तहत मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाया है और इंशाअल्लाह ताला 18 जुलाई से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मैं इस बिल को पेश करूंगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप दुआ फरमाइए कि ये जो इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर दे। ये लड़ाई हम अपनी जाती इनफरादियत या अपनी जाती मकबूलियत के लिए या फिर अपनी अना या अपने नफ्स को मोटा करने के लिए नहीं लड़ रहे। मेरे भाई, ये लड़ाई जरूरी है, ये इंसानों के हुकूक की लड़ाई है, ये सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन बुजुर्गों के ख्वाब को पूरा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली हमारी गयूर माँ और बहनों के, जिनके आंखों में अपनी औलाद के लिए जिन्होंने क्या क्या सोचकर ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको इख्तियार दिया गया है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करके, और जब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा, इसमें न सिर्फ MP होगा बल्कि यहाँ के मुकामी MLA भी शामिल होंगे। है क्या 371? संविधान ने ऐसे लाखों की पसमानदगी को दूर करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, उन्होंने जानते थे कि हिंदुस्तान में से कई गरीब इलाके हैं जहां पर सरकारें उस इलाके को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहेंगी, जहां पर हुकूमतें, उनकी मशीनरी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे स्कूल, वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचेगा। तो अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ने इसके लिए हमको एक इख्तियार किया है। जब ये डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा तो यहाँ के इलाके की प्लानिंग यहाँ के MLA और MP बैठ कर करेंगे। इस इलाके के लिए पैसा आएगा दिल्ली से और पटना से, यहाँ के अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे बैठ कर ये तय करेंगे कि सीमांचल में सबसे अहम मसला जो होगा
उस मसले को हल के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पटना में बैठे हुआ कोई मुख्यमंत्री, पटना में बैठा हुआ कोई अधिकारी ये फैसला कर दे के नहीं, पानी के निकासी का काम नहीं होगा बल्कि कुछ और काम होगा। मेरे भाई, ये काम अख्तर ईमान की क़ियादत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की लड़ाई के लिए काम कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस लड़ाई में आपका ताउन की जरूरत है। बहुत सी सियासी पार्टी आएंगे, बहुत से सियासी लीडर आएंगे, सब आकर कहेंगे कि नहीं नहीं हमने ऐसा किया। मैं इन तमाम से चैलेंज कर रहा हूं कि हर सियासी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो, इन तमाम को मौका आपने दिया। आपने निकल निकल कर वोट डाला और इनको कामयाब किया। बताइए, कामयाबी के बाद इन जमातों ने इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बाद सीमांचल की पसमानदगी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। पिछला असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, अख्तर ईमान हमारे कैंडिडेट थे, किशनगंज से हमारा कैंडिडेट था, बैसी से था, तो सब एक हो गए, बीजेपी एक हो गई, नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस गठबंधन बनाए और गठबंधन और बीजेपी मिलकर बोल रही थी कि देखो ये फिरका परस्त लोग हैं, ये फिरका परस्ती को फरोग देने आए हैं। उस वक्त आपके वोट हासिल करने के लिए आपसे कहा गया कि गठबंधन का साथ दो और बीजेपी को रोक दो। आपसे कहा गया कि गठबंधन का साथ दो, मोदी को हरा दो। आपसे कहा गया कि गठबंधन का साथ दो, मोहन भागवत को हरा दो। और आप उनके इन दिलफरेब बातों में आकर आपने अपना वोट उनको दे दिया, उनको कामयाब कर दिया। हम पर इल्जाम लगाया गया था कि वोट काटने के लिए आए, हम पर इल्जाम लगाया गया कि वोट काटने के लिए आए। किसी ने कह दिया कि ओवैसी वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आया है। मैं पुकारता रहा, अख्तर ईमान पुकारते रहे, आपसे कहते रहे कि वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, हम गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हम बिहार के असेंबली में एक बेबाक आवाज को उठाने के लिए आए हैं। मेरे भाई, खैर अल्लाह जो करता अच्छा करता, आपने उनको वोट दिया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं सीमांचल की आवाम से सवाल कर रहा हूं, मैं ठाकुरगंज के इस तारीखी गांधी मैदान में खड़े होकर एक तारीखी शहर के मुअज़्ज़िज़ और गय्यूर आवाम से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर मेरा ये सवाल गलत लगे तो मुझे दीवाना समझकर माफ कर दीजिए। अगर मैं अपनी दिल की तकलीफ अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों के दरमियान में नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा? मैं ये समझता हूं कि मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं अपनी तकलीफ को, अपनी दिल की बात को आपके सामने रखूं। मेरे भाई, कभी आपने सोचा कि जिस पार्टी के अपने आपने वोट किया क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? गठबंधन कहां चला गया? कहां गया गठबंधन? कहां गया मोदी को रोकना? कहां गया भगवत को हराना? कहां गया आरएसएस को शिकस्त देना? नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। अख्तर ईमान को हराने के लिए नीतीश कुमार आए थे और कहा कि बिहार के असेंबली में मैं एक शख्स को नहीं देखना चाहता, उसका नाम अख्तर ईमान। मैंने कहा कि बिहार के असेंबली में अगर एक शख्स खड़ा हो जाएगा अख्तर ईमान, तो बिहार के असेंबली को हिला कर रख देगा, तो आज क्या हुआ मेरे भाई? आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है कि बरसों पहले किसी मेले में बिछड़ गए थे, अब मिले हैं तो ऐसा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, मुस्कुरा कर चल रहे हैं। आप खुद सोचो फिर आपके वोट का क्या हुआ? आपने वोट दिया था, कौन जिम्मेदार है इसका?
मैं पुकार पुकार कर सीमांचल की सरजमीन में कह रहा था कि नीतीश कुमार को वोट देना मोदी को वोट देने के बराबर है। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था किशनगंज में कि मत दो इन गठबंधन के नाम पर वोट मत दो। हमने फैसला लिया था कि हम जहां से हमारे उम्मीदवार हैं वहां पर आप हमको वोट दो, मजलिस को कामयाब करो और दूसरे इलाकों से मोदी को शिकस्त दो। तो किसी ने कहा कि नहीं ओवैसी साहब, आप पहली मर्तबा आए हैं, थोड़ा वक्त गुजार। किसी ने कहा कि नहीं आप वोट काटने के लिए आए हैं, किसी ने कहा कि नहीं हमको गठबंधन का साथ देना है। मैं पूछना चाह रहा हूं कहां है गठबंधन, कहां है गठबंधन, कहां है आरजेडी के वो लोग जो हमको आकर डराते थे कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी इख्तियार पर आ जाएगी। कहां है वो बूढ़ी कांग्रेस, कहां है वो कांग्रेस के लोग जो हम पर इल्जाम लगा रहे थे तुमने वोट लिया हमसे बीजेपी को रोकने के लिए, ये तुम्हारी नाकामी है। कांग्रेस आरजेडी जिम्मेदार है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या नुकसान हुआ आरजेडी और कांग्रेस का? इनका इतना नुकसान हुआ कि भतीजे की मिनिस्टर नहीं रहे, भतीजा मंत्री नहीं रहा, कांग्रेस के लोग मंत्री नहीं रहे। मगर आज अगर किसको खतरा है, किसकी शनाख्त को खतरा है, किसकी पहचान को खतरा है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बैठकर इख्तियार की कुर्सी पर हुकूमत कर रहे हैं। ये आपको फैसला लेना है। मेरे भाई याद रखिए कि सेकुलरिज्म अपनी जगह पर क्या है मैं नहीं जानता, मगर हिंदुस्तान की सियासत की तल हकीकत आपसे बयान कर रहा हूं। हिंदुस्तान की सियासत की तल हकीकत यह है कि अगर सीमांचल पसमानदा है तो आपको एक बेबाक नुमाइंदे की जरूरत है जो लड़े। अख्तरुल ईमान एक बेबाक कायद है, अख्तरुल ईमान पर पूरा मुझे भरोसा है। अगर आप आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे तो यकीन जानिए अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई ताला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान को नहीं कहेगा जैसा मौलाना से कहा गया। मौलाना से कहा गया था कि आइए मत। मौलाना ने कहा बोलना भी नहीं, तो बोले नहीं बोलना भी नहीं। फिर मौलाना ने पूछा कि लोग पूछेंगे सीमांचल के कि शरीयत का मसला आया क्या हुआ, तो कांग्रेस ने कहा मौलाना कह देना कि दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया। अख्तरुल ईमान को कोई नहीं रोकेगा। अख्तरुल ईमान आपके जज्बात की तर्जुमानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहेगा। कोई भी वज़ीर आज़म होगा, अख्तरुल ईमान का एक ही एजेंडा होगा, सीमांचल 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 सीमांचल। ये हमारा एजेंडा है कि सीमांचल की गुर्बत का खात्मा हो, सीमांचल में स्कूल मिले, मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ। आप अंदाजा लगाइए, अभी अख्तरुल ईमान साहब बता रहे कि मेडिकल कॉलेज पटना में 60-70 किलोमीटर अतराफ पटना में चार मेडिकल कॉलेज, और सीमांचल के चारों जिलों में एक भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं। फिर आएंगे पार्लियामेंट का जब इलेक्शन आएगा, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और बोलेंगे हमको वोट दे दो, हमको कामयाब कर दो। मेरे भाई यकीनन आइंदा इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर बीजेपी को हराने का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर इनकी गुलामी के पेपर पर दस्तखत करके दे देंगे। हम गुलामी नहीं करेंगे आरजेडी कांग्रेस की या किसी और पार्टी की। हम अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे और हम में इतनी काबिलियत है, हम में इतना जज्बा है, हम भी मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। यकीनन हराइए, यकीनन फासिस्ट ताकतों को, फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए, मगर कब तक आप और हम इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे?
हमारे सीमांचल का क्या होगा? मैं आपसे सिर्फ यही बात कहने आया हूं। हैदराबाद की सरजमीन से निकलकर आया हूं। हिंदुस्तान के किसी जगह पर जाता हूं तो सीमांचल का जिक्र करता हूं। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को कामयाब करो, मैं उनसे कहता हूं तुम सीमांचल को डेवलप करो, सेकुलरिज्म कामयाब होगा। जो मुझसे आकर कहते हैं कि तुम वोट काट रहे हो, मैं उनसे कहता हूं कि तुम सीमांचल में दवाखाना एस्टैब्लिश कर दो, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। कहां है तुम्हारा इंसाफ? कहां है इनका इंसाफ? मेरे भाई आप बताइए कि अगर हाईकोर्ट में अपील करना है तो पटना जाना पड़ता। क्या हाईकोर्ट का बेंच नहीं खोल सकते नीतीश कुमार आप? अब तो आप मोदी के सगे औने जौने भाई बन चुके हैं। अपने भाई से कहिए भैया एक हाईकोर्ट खोलो, यहां पर खोलिए ना। कौन रोक रहा है? इख्तियार आपके पास, लाखों करोड़ रुपए का बजट आपके पास, मगर आपकी नजरें नीतीश कुमार पटना से आगे नहीं जाती। आपको सीमांचल की गुर्बत नजर नहीं आती। लालू को इख्तियार मिला, कांग्रेस को मिला, मगर किसी ने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मगर आपने अपना दिल बड़ा किया, इनको वोट दिया, वोट दिया, वोट दिया। मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपके सामने अपना दामन फैलाकर दिल की गहराइयों से आपसे कह रहा हूं कि अब के बार ऐसी गलती मत करिए। अब के बार लोकसभा के इलेक्शन में सीमांचल की लड़ाई के लिए, इंसाफ के लिए आप एक अपने जियाले और जांबाज और मुखलिस अख्तर अली खान को कामयाब करें। ये काम आपको करना है मेरे भाई। बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ। ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन अगर कोई दिन गुजरा होगा तो हिंदुस्तान की हमारी पंचायत में जब ट्रिपल तलाक का बिल पेश किया गया। मैंने अपने वालिद को खोया, हर इंसान खोता है अपने अपनों को। मगर जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, मेरी नजरें तलाश कर रही थी, मेरी नजरें देख रही थी कि शायद कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कि शायद हमारी शरीयत का मामला आए तो कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा होकर आपको हक़ाइक़ को बयान कर सके। मेरे भाई मैंने हर जितने मुस्लिम एमपी थे सबके पास गया, सबको जाकर बताया कि इसमें ये गलती है, ये गलती है। जिसमें आपके यहां के सीमांचल के मौलाना भी थे। मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये गैर दस्तूरी भी है, हम आपके साथ हैं। बोला मौलाना बोलना नहीं, खड़े होकर बोलना पड़ेगा। तो बोले हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा ये हाँ में ना तो नहीं है। खैर लोकसभा में हम गए। कौन था जो इस बिल की मुखालिफत कर रहा था, नरेंद्र मोदी के इस बिल की? कौन थे मेरे भाई? मैं था। वो तमिलनाडु के हमारे AIDMK के मुस्लिम MP हैं और केरला के मुस्लिम लीग के MP थे। हम तीनों ने इसकी मुखालिफत की। मैंने इसके तरमीम में, इस बिल की तरमीम में मैंने अपने तरमीमात को पेश किया। आज जो हमको गाली देते हैं कि हम वोट काटने को आए हैं, आज जो हमको वोट कटवा कहते हैं, जो आज हम पर बेजा इल्जाम लगाते हैं, जिन्होंने सीमांचल को बर्बाद कर दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी, वही RJD का MP पार्लियामेंट में थे। मैंने सबसे कहा ये मेरी तरमीम है, साथ दो, वोट दो, बता दो बीजेपी को कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ने भी तारीफ नहीं की, बल्कि कांग्रेस ने मोदी के इस कानून की तारीफ की। हिंदुस्तान के लोकसभा में शरीयत में मदाखलत का कानून लाया गया और हम तरमीम पेश करते हैं तो कोई तारीफ नहीं करता। मेरे भाई
ये कांग्रेस पार्टी है। हमारी नजरें तड़प रही थी कि कोई उठ जाए। मैं जिस किसी पार्टी के एमपी के पास जाकर दरखास्त किया, सबने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी तकरीर सुन के तुम क्या करोगे? कम से कम आज तुम उठो, आज उठकर बता दो तुम गुलाम मुस्तफा हो। तुम उठकर आज बता दो कि तुम अल्लाह कौन से कानून मुदाखलत नहीं चाहते। मगर सबकी जबानें खामोश थी। क्यों खामोश थी? कि उनकी पार्टी का आर्डर था कि जबान नहीं खोलना। उनकी पार्टी का आर्डर था कि मौलाना पार्लियामेंट को नहीं आना। उनकी पार्टी का आर्डर था कि मौलाना जब दुनिया पूछेगी कि नहीं आए तो बोलना ट्रैफिक में गुम हो गया। मेरे भाई, ये हकीकत बयान कर रहा हूं आपके सामने। इसीलिए हम आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि अब के आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और सीमांचल की लड़ाई, असदुद्दीन ओवैसी आपका यह खादिम, आपका ये भाई हिंदुस्तान की लोकसभा में लड़ता रहेगा, पूछता रहेगा, और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस ने अख्तर अली मान साहब की क़यादत में कहा कि अरारिया और गलगालिया में रेल का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे इसको हासिल करने के लिए। ब्रिज की जरूरत है महानदी के ऊपर। पटना में 8-8, 10-10 ब्रिज बन जाते हैं विकास के नाम पर, मगर यहां पर सीमांचल की सरजमीन तरसती है विकास के लिए। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। मेरे भाई, यही लड़ाई है मजलिस की। हम इस लड़ाई में आपका ताउन चाहते हैं। हम इस लड़ाई में आपकी दुआएं चाहते हैं, और आपका ताउन और दुआएं शामिल हाल रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन ये जो पसमानदगी है इसको खत्म करेंगे। एक नए दौर का आगाज करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस का मसला आया। अख्तर अली मान साहब को मैंने कहा, ये दिल्ली बीजेपी की सरकार है। वजीर फरोग इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर से जाकर हमने मुलाकात की और कहा कि सर, आप मंत्री हैं, क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं हमसे सीमांचल के इलाके से? यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो बंद होने के दाने पर आ गया। हमने नुमाइंदगी की, अभी फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर लड़ेंगे जाकर इंशाअल्लाह ताला। इस कैंपस को बरकरार रखना है, इस कैंपस को मजबूत करना है, इस कैंपस में और कोर्सेज का आगाज करना है। दूसरी बात कि सेकुलरिज्म की बातें करने वाली कांग्रेस, जब बिहार का इलेक्शन आया तो मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा तूफान उठा था, हम सब ने मजम्मत की उस बयान। मगर मेरे भाई, क्या आपकी आंखों ने नहीं देखा कि कैसे जिस शख्स ने कांग्रेस में अपने 50 साल गुजार दिए, जिस शख्स को हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनने का एजाज हासिल हुआ, वो राष्ट्रपति बना इस मुल्क का, और जब आरएसएस की तरफ से दावतनामा आ जाता है तो प्रणब मुखर्जी दौड़े दौड़े चले जाते हैं नागपुर को चले जाते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर चले जाते और जाकर तकरीर करते हैं, और तकरीर में यह कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इन्वेडर का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि हमलावर, हम कहा कि हमलावर। और फिर मोहन भागवत की मौजूदगी में आरएसएस के बानी हेगडेवर की तारीफ में कलमात लिखते। यही मोहन हेगडेवर ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान सांप की तरह। और फिर क्या हुआ? कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इफ्तार की दावत दी। बरसों के बाद इनको इफ्तार याद आया, खैर इफ्तार की दावत दी तो प्रणब मुखर्जी को इफ्तार की दावत में बुलाया। जिस शख्स ने आरएसएस के क्वार्टर पर जाकर
आरएसएस की तारीफ की, उसको राहुल गांधी ने इफ्तार की दावत में बुलाया। रोजा हम रहते हैं और जो आरएसएस की तारीफ करता है उसको बाजू बिठाकर उसको अपना साथ फोटो खिंचवाते। मेरे भाई, ये सेकुलरिज्म को इस्तेमाल किया जाता है हमको धोखा देने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े बातें करे थे कि अब हम जिंदगी भर नहीं जाएंगे बीजेपी के पास। यही कहा था सीमांचल में आकर मुसलमानों को खुश करने के लिए, हमारे जो हिंदू भाई सेकुलर हैं उनको खुश करने के लिए कहा, मगर मौका मिला तो फौरन कुलाठी मार। मौका मिलते ही मोदी के पास चले गए और आज का अखबार में बयान आया कि नहीं, मैं सेकुलरिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो फिर बिहार में इतने फसादात क्यों हो रहे हैं बताओ नीतीश कुमार? इतने फसाद क्यों हो रहे हैं बताओ बिहार में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में मुल्क के कोने कोने में गाय के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। कभी मुसलमान को तो कभी दलित को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो हद हो गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ मुकाम में वहां पर कासिम को मारा गया। इतना बुरा मारे कासिम को, इतना पीटा कासिम को कि जब मारने वाले मार मार कर थक गए तो कासिम की आखिरी सांसें थी। कासिम ने कहा कि भैया मुझे जरा पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त किसी ने कहा कि इसको पानी मत पिलाओ, आप पानी में नहीं पिलाओ। और जब कासिम मर जाता है तो उसकी लाश को दो हाथ दो पैर पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाते। क्या ये होगा हमारे मुल्क? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, क्या यह आपका सबका साथ सबका विकास है? समीउद्दीन नामक 65 साल बूढ़ा मार मार कर उसको जख्मी कर दिया। एक 65 साल के बूढ़े को जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था और जब वो दवाखाने में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, कोई सेकुलर पार्टी के लोग नहीं गए समीउद्दीन का इलाज कराने के लिए। समीउद्दीन के घर के लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैंने पूछा क्या है? तो बोला कि हाँ ये वाकया हुआ। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा और उनसे कहा कि अगर जरूरत पड़ी, अगर डॉक्टर इजाजत देते हैं तो तुम हैदराबाद को लेकर आओ, यहाँ पर इनका अच्छा इलाज करवाने के लिए मैं तैयार। मल्लिस ने मेरे भाई समीउद्दीन साहब उत्तर प्रदेश के सदर शौकत साहब से कहा कि आप जाइए और समीउद्दीन साहब के इलाज के लिए 1 लाख रुपया हमने जमा करवाया था। वो कासिम जो शहीद हो गया था, उसकी बच्ची के सर पर हाथ रखकर कहा कि ये लो, हमसे ये हो सकता है। हमने उनको 50,000 रुपये दिए, कहा कि चलो जिंदगी में हम और जरूरत पड़ी करेंगे, मगर फिलहाल आज तुम मुसीबत और मसाइब के आलम में हो, ये काम हमने किया। मगर मेरे भाई, सेकुलरिज्म के नाम पर भीख मांगने वाले कहाँ हैं? हम पर इल्जाम लगाने वाले कहाँ हैं बताइए आप? यकीनन आज मुल्क में माहौल कुछ और है। नफरत की फिजाएं में इजाफा हो चुका है, नफरत की फिजाओं में इजाफा हो चुका है। मगर मुझे आपसे ही कहना है कि नफरत की फिजाओं का खात्मा उस वक्त होगा जब आपके ओर से आपके नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे। यही नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।